Hello guys, welcome to my channel ऑनलाइन मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड। तो बच्चों आप जानते हैं जेई मेंस में लगभग 2 महीने बाकी हैं। तो ये जो 2 महीने का एडिशनल टाइम, 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही हमें एडिशनल टाइम मिला है, इसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा से नरिश कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जेई मेंस में हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। तो यहाँ पर मैं आप सबके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं ट्वेल्थ का सबसे बड़ा चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, सेकंड इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, थर्ड इज एरिया अंडर द कर्व एंड फोर्थ इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो बच्चों इस सीरीज के अंदर आपका एक डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पर, जो लाइव होगा डेली रात को 10 बजे। ठीक है, तो हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज हमारी लगभग 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगी पूरा होने में। हर लेक्चर की ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट के आसपास की रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं सीबीएसई के साथ साथ जेई मेंस और जेई एडवांस के भी सभी कॉन्सेप्ट को कवर करके चलूंगा। और बच्चों साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे पिछले 3 से 4 सालों के पीवाई क्यूज जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड के। तो आप जानते हैं यार, सबसे अच्छी प्रैक्टिस आपको ट्रेंडी क्वेश्चंस करने से ही होंगी। इन पेपर्स का जो पैटर्न है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे क्वेश्चंस आज से 7-8 साल 10 साल पहले आते थे, वैसे क्वेश्चंस आजकल नहीं आ रहे हैं। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस आप पीवाई क्यूज से ही कर सकते हैं। और हमारी इन वीडियोस में हम जेई मेंस जेई एडवांस के सभी पीवाई क्यूज इन चारों चैप्टर्स के अंदर जितने भी आए हैं उन सबको भी कवर करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इन चारों चैप्टर की वीडियोस देखने के बाद, इनके पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करने के बाद आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसमें आप डेफिनेट एरिया डिफरेंशियल के ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो चलिए हम आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि डेली लेक्चर आपका रात के 10 बजे अपलोड होगा। यदि आप इसको लाइव लेना चाहते हैं तो आप डेली रात को 10 बजे लाइव देख सकते हैं। ठीक है, लाइव लेने से बेनिफिट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, बिकॉज ये आपके शेड्यूल में आ जाता है। आप इसको शेड्यूल्ड वे में करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो चलिए भाई, लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ठीक है, सबसे पहले ये बात सीख लेते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़िए। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव फंक्शन इज नॉन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब हमें उस फंक्शन को फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव पता लग चुका है, जिसका डेरिवेटिव दिया गया है। तो उस फंक्शन को फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका डेरिवेटिव करने पर जी एक्स आता है। ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने मान लिया है जी एक्स आ गया है। अब आपको जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, वैसे आपको ये भी समझ में आ चुका है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर आप जी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको बोलेंगे हम एफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो यार यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को भी ध्यान से पढ़ते हैं, क्या ये फिट हो रही है इसके अंदर? द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव फंक्शन इज नोन। हमें उस फंक्शन को निकालना था जिसका डेरिवेटिव हमें दिया गया था। तो यहाँ पर आपको जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, मतलब आपको उस फंक्शन को निकालना है जिसका डेरिवेटिव जी एक्स होगा। तो बेटा जी एक्स किसका डेरिवेटिव है? जी एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए जी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया है एफ एक्स। और यहीं से हमें यह बात भी समझ में आती है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। भाई आपने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आपका आंसर जी एक्स आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन किया, डी बाई डी एक्स किया। ओके बच्चों, और आपने जी एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया तो आपको वापस से कौन सा फंक्शन मिल जाएगा? वापस से आपको एफ एक्स फंक्शन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब आपने डॉट डी एक्स करके उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम एक और बात की चर्चा करते हैं कि क्या जी एक्स जिस फंक्शन का डेरिवेटिव था, क्या वो फंक्शन एक यूनिक फंक्शन है या ऐसे बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो बच्चों इस बात का आंसर है कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव करने पे जी एक्स आएगा। और वो सारे फंक्शंस एफ एक्स में अलग अलग कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके आ जाते हैं। ये बात आप खुद से सोचिए कि यदि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो एफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव भी जी एक्स ही तो होगा,
क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है। एफ एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव भी जीरो होगा, एफ एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव भी जीरो होगा, एफ एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव, एफ एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव भी जी एक्स ही होगा। इसीलिए ऐसे फंक्शन को फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव जी एक्स आ जाए। तो उसका आंसर यदि एफ एक्स सही है तो एफ एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट उसका आंसर सही है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है उसे इंटीग्रैंड कहते हैं। ठीक है, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना उसे इंटीग्रैंड कहेंगे। यहाँ पर dx लिखा हुआ है, dx का मतलब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ पे अगर t लिखा होता तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाता, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है, जो एफ एक्स आपको मिला, उसे बोलते हैं इंटीग्रल। इसके दो और नाम भी होते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। ये दोनों नाम मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिए हैं, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। और ये जो c है, इस c का मतलब होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो बदल सकता है ना बच्चों, क्योंकि आप इसमें एफ एक्स प्लस 1 भी इसको रख पा रहे हैं, एफ एक्स प्लस 2 भी रख पा रहे हैं, एफ एक्स प्लस 3 भी रख पा रहे हैं। तो ये है तो कांस्टेंट, मतलब एक टाइम पर तो आप सी को एक ही वैल्यू लेके चलोगे ना। आप 1 लेके चल रहे हैं तो एफ एक्स प्लस 1 ही लेके चलेंगे, पर वैसे आप सी के इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, इसलिए हम इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये एस जैसा साइन आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जल्दी से इस बात को खत्म कर लेते हैं। द फंक्शन टू विच द इंटीग्रेशन इज अप्लाइड, मतलब जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, उसे हम इंटीग्रैंड कहेंगे। एंड द फंक्शन ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होने के बाद जो आपको फंक्शन मिलेगा उसे हम इंटीग्रल कह सकते हैं, प्रिमिटिव कह सकते हैं। और आपको मालूम है यार, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसको एंटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं। डेरिवेटिव का उल्टा कर दिया है आपने। ठीक है, तो यार जो आपने अभी अभी लास्ट स्लाइड में केस देखा, वहां पर आपने gx का इंटीग्रेशन किया था विद रिस्पेक्ट टू x, और उससे आपको आंसर मिल गया था एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर gx को बोला जाएगा इंटीग्रैंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, और इंटीग्रेशन करके आपको जो फंक्शन मिला जो कि एफ एक्स है, उसे बोला जाएगा इंटीग्रल। तो इस एफ एक्स को आप तीनों तरीके से बोल सकते हो। दिस एफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ gx, एफ एक्स जो है वो gx का इंटीग्रल भी है। दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx, ये gx का एंटी डेरिवेटिव भी है। ठीक है, और ये gx का प्रिमिटिव भी है। ओके बच्चों, तो यार जे एडवांस अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लेता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इन तीनों का ही मतलब आपका gx का इंटीग्रेशन है। gx का इंटीग्रेशन एफ एक्स है, तो आप एफ एक्स को इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव तीनों नामों से शो कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब होता है बच्चों कि ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ग्राफ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ में इसका क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा इसका सिस्टम है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को। अब देखो, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या हुआ? एक कर्व है तो वो सिर्फ एक कर्व बोली जाएगी, और यदि बहुत सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई चीज, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों जैसे आप सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से 2x आ जाता है, करेक्ट? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से 2x आ जाता है। अब मैं चाह रहा हूं कि हम 2x का इंटीग्रेशन कर लें। तो 2x के इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे फंक्शन को फाइंड करना जिसका डेरिवेटिव 2x है, एक ऐसे फंक्शन को फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव 2x है। तो सबसे पहले, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ही तो डेरिवेटिव 2x है, इसलिए 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और हम एक्स स्क्वायर में अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है। तो यार 2x का जो इंटीग्रेशन है उसके पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? आंसर कैन बी एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप c को अगर माइनस 3 रख देंगे तो भी ठीक है, आप c को अगर माइनस 2 रख देंगे तो भी ठीक है, आप c को अगर माइनस 1 रख देंगे तो भी ठीक है, आप c को 0 रख देंगे तो भी ठीक है। मतलब ये सारे पॉसिबल फंक्शंस हैं जो कि इसके इंटीग्रेशन से आ रहे हैं, बिकॉज सबका ही डेरिवेटिव 2x है। आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखिए, इसका जो आंसर है वो 2x के इक्वल ही आ रहा होगा, है ना भाई? आप c को प्लस 2 भी रख सकते हो, प्लस 3 भी रख सकते हो। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन से आपको क्या मिला? इंटीग्रेशन से आपको बहुत सारे कर्व्स की एक फैमिली मिल गई, और आप सब देख सकते हैं कि ये सब कर्व्स पैरेलल भी हैं। सभी कर्व्स में सिर्फ एक कांस्टेंट का ही फर्क है, मतलब आप किसी भी कर्व से दूसरे कर्व को सिर्फ वर्टिकली ऊपर या नीचे शिफ्ट करके ऑब्टेन भी कर सकते हो। सो बच्चों आप ये डायग्राम देख सकते हो,
ये डायग्राम है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx का। अगर हम 2x dx के इंटीग्रेशन को y के इक्वल टू में लिख दें तो आप जानते हैं 2x dx का जो इंटीग्रेशन है वो यूनिक तो नहीं होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो है वो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी रिप्रेजेंट करता है एक फैमिली ऑफ कर्व्स को। सी की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर या फिर जीरो के बराबर हो सकती है। तो सी की हर वैल्यू के लिए आपको वाई के इक्वल टू में एक फंक्शन मिल जाएगा। वो सबके सब फंक्शंस जो होंगे उनका जो मेन पेरेंट फंक्शन होगा वो सेम होगा, लेकिन उनके अंदर कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो उन्हीं कांस्टेंट की वैल्यूज को अगर आप चेंज करेंगे तो ग्राफ जो है वो एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे, बट दे आर द वर्टिकली शिफ्टेड अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे बस वर्टिकली शिफ्ट करके बनाए गए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला बना विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। फिर आपने इस पूरे पैराबोला को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट किया तो आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ मिल गया, ठीक है। और इसको आपने 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट किया तो आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ मिल गया। सो दीज ऑल आर द पैरेलल कर्व्स, ठीक है। और इनमें कॉमन बात ये भी है कि सभी कर्व्स का जो डेरिवेटिव है, आप किसी भी कर्व का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 2x। सभी कर्व्स का डेरिवेटिव जो है वो 2x के बराबर आएगा। इसीलिए यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी शो की हुई है कि अगर हम x इक्वल टू ए वाले पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, x इक्वल टू ए पर हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दिया है और इस वर्टिकल लाइन ने हर पॉइंट को, हर कर्व को एक पॉइंट पे कट किया है। देखिए जैसे यहाँ P0 पे कट किया, यहाँ P1 पे कट किया, यहाँ P2 पे कट किया, यहाँ P3 पे कट किया। सभी कर्व्स का डेरिवेटिव सेम होने के कारण सभी कर्व्स के x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव की वैल्यू 2a के इक्वल आएगी। एंड डेरिवेटिव की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। इसका मतलब इन सब पॉइंट्स पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो 2a है। इसका मतलब इन सब पॉइंट्स पर बनने वाली टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों ये फैमिली ऑफ कर्व है और फैमिली ऑफ कर्व में जो कॉमन बात है वो ये कि इन सब का डेरिवेटिव सेम है, क्योंकि इस फैमिली को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से लाया गया है। तो ये था बच्चों इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन काम आता है आपके तो याद रखना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब होता है फैमिली ऑफ कर्व्स, या फिर आप इस एग्जांपल को देख के ये भी कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। ओके, चलिए भाई, तो अपन मेन चैप्टर शुरू करते हैं जहां पर आपको अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इस चीज के लिए बच्चों हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है लविंग इंटीग्रैंड से। आप सब जानते हैं इंटीग्रैंड का मतलब होता है जिसका इंटीग्रेशन किया जाए, है ना। जैसे यहाँ पे आपने 2x का इंटीग्रेशन किया तो आपको एक्स स्क्वायर मिला, तो 2x क्या था, इंटीग्रैंड, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है लविंग इंटीग्रैंड्स का। तो हम उन सब इंटीग्रैंड्स को याद करने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली बेटा जिन फंक्शन के इंटीग्रेशन आपको याद करने हैं उन फंक्शंस को मैंने बोला है लविंग इंटीग्रैंड। जैसे आपका पहला लविंग इंटीग्रैंड है x टू द पावर n। आप सबको याद है कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको x पावर n मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर x पावर n हमारा पहला लविंग इंटीग्रैंड है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग याद रखेंगे और साथ ही साथ ये बात भी याद रखेंगे कि दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर n इज इक्वल टू -1। आप सब जानते हैं कि अगर n को -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, करेक्ट, और डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला n इक्वल टू -1 के लिए डिफाइंड नहीं है। बाकी आप किसी भी x की पावर n का इंटीग्रेशन करना चाहें तो आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। चलिए भाई, तो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई इंटीग्रेंड तो है ही नहीं। तो यार इंटीग्रेंड यहाँ पर है, बिल्कुल है, लेकिन उसे देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप इंटीग्रेंड को लिख सकते हैं 1.dx, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का। तो याद करिए यार कौन सा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव करने से 1 आ जाता है, बिल्कुल यार x का डेरिवेटिव करने से 1 आ जाएगा, है ना। और x का डेरिवेटिव करने से 1 आएगा तो 1 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अच्छा, इसको इस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, इस लविंग इंटीग्रेंड वाले फॉर्मूला से कैसे करेंगे, उसके लिए हमें 1 को लिखना पड़ेगा x की पावर 0, करेक्ट। हम 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू 0 आ चुका है, तो आपका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c। तो बेटा इनडायरेक्टली तो ये वही चीज आने वाली है, x प्लस c, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हमने किया और dx का इंटीग्रेशन क्या आया, आंसर इज x प्लस c।
तो यहाँ पर यार इन सब छोटी छोटी चीज़ों को याद भी रखना। ऐसा नहीं है कि dx के इंटीग्रेशन के लिए हम हर बार ये 3 स्टेप लगाने वाले हैं। dx का इंटीग्रेशन हमने याद कर लिया, x प्लस सी होता है। अगर x की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल भी आ जाता तब भी कोई दिक्कत ना होती। मतलब मान लीजिए कि आप dt का इंटीग्रेशन करते तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाता, या आप du का इंटीग्रेशन करते तो वो u हो जाता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। बहुत बेसिक बेसिक से एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं हम इसके ऊपर। तो यार नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है जी, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले n का वैल्यू आइडेंटिफाई करिए। n का वैल्यू 2 है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और प्लस c, जो हम हमेशा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट में लिखते ही लिखते हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बस इतना ही होता है। अगर हम मार्केट में जाके इन सब बातों को सुने कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, तो बेसिकली वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है जो मुश्किल है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो हमें मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं क्वेश्चन को हमारे लविंग इंटीग्रेंड में चेंज करने के लिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ती हैं। उसके लिए आपके पुराने कुछ चैप्टर्स हमारे काम आते हैं, जैसे आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के काम आते हैं, लॉग के फॉर्मूलाज काम आते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलाज काम आते हैं, तो आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, e की पावर 5 ln x। तो e की पावर 5 ln x का इंटीग्रेशन करना है। e यहाँ पे यूलर्स नंबर है। ठीक है जी, अब e की पावर 5 ln x के लिए यदि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले हमें इसे सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सुटेबल फॉर्म का मतलब एक ही होता है बेटा, लविंग इंटीग्रेंड। इसे लविंग इंटीग्रेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी जाकर इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ लविंग इंटीग्रेंड को ही याद करके बैठे हैं और हमें कुछ नहीं याद। तो बेटा यहाँ पर बात यह है कि e की पावर 5 ln x को आप लिख सकते हो e की पावर में ln x की पावर 5। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने, लॉग में आपने पढ़ा है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो इसका उल्टा भी सही होगा कि पावर आपकी वापस, जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो वापस आपके पावर में भी जा सकता है। तो जैसे आप ln ऑफ x की पावर a को a ln x लिखते थे, यहाँ पे मैंने 5 ln x को ln ऑफ x की पावर 5 लिख दिया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी और भी काम आएगी कि e की पावर में अगर कभी भी ln x लिखा हुआ करता था, ठीक है, तो क्योंकि ln का बेस भी e होता है और ये दोनों बेसिस के सेम हो जाने पर आपका आंसर e और ln e सब कट जाते हैं और आंसर सिर्फ x आ जाता है। तो यहाँ ऊपर वाले एग्जांपल में भी e की पावर में ln x की पावर 5 गिवन है, ln का बेस e है, दोनों बेसिस सेम है, इसका मतलब ये सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ आपके पास x की पावर 5 बचेगा। तो बच्चों फिर से मेरी बात याद करिए, मैंने आपको कहा था इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन में उस फंक्शन को अपने लविंग इंटीग्रेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता है कि x की पावर n को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो हम इस फंक्शन को x की पावर n के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर n का वैल्यू 5 है, तो n का वैल्यू 5 होने पर आपका इंटीग्रेशन x की पावर 6/6 प्लस c के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 2 की पावर ln x। ठीक है, फिर से कुछ वैसा ही एग्जांपल है, e की जगह पर 2 लिखा हुआ है और 2 की पावर में ln x लिखा हुआ है, जबकि हमने फॉर्मूला सिर्फ किसका याद किया, x की पावर n का। x की पावर n का मतलब बेस में आपको x दिखना चाहिए और पावर में आपको कोई कांस्टेंट नंबर दिखना चाहिए, बस वो कांस्टेंट नंबर -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यार यहाँ पर दिमाग लगाते हैं क्या कर सकते हैं, तो फिर से हमें लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज में लेनी पड़ेगी। अगर कभी भी a की पावर में log ऑफ c बेस भी होता है, ठीक है, तो हम a और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। log का बेस उसकी जगह पे ही रहेगा और a और c को हम आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो a की पावर log c टू द बेस b किसके बराबर होता है बच्चों, c टू द पावर log a बेस b के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ लगाएं तो 2 की पावर में ln x लिखा हुआ है। आप सब जानते हैं ln x का जो बेस है वो e है, और इस प्रॉपर्टी को लगाते हुए सिर्फ बेस ही वो नंबर है जो नहीं बदलेगा, a और c अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेंगे। तो 2 की पावर ln x में हम इसको लिख सकते हैं x की पावर, x को मैं 2 की जगह पे ला सकता हूँ, 2 को मैं x की जगह पे ला सकता हूँ, तो x की पावर में लिख सकते हैं ln 2 dx। सिर्फ बेस जो कि e था वो ln का बेस e होता है, वो बेस यहाँ भी e था और वो बेस यहाँ भी e है। ठीक है भाई, तो यहाँ से
इंटीग्रेंड ने हमारे लविंग इंटीग्रेंड का फॉर्मेट ले लिया है। लविंग इंटीग्रेंड का फॉर्मेट था x की पावर कांस्टेंट, x की पावर कांस्टेंट। तो यहाँ पे x की पावर ln2 आ गया है। ln2 एक कांस्टेंट नंबर ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम अपना लविंग इंटीग्रेंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x की पावर ln2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ln2 प्लस 1, और प्लस में आ जाएगा c। आप 1 को ln e भी लिख सकते हैं। अगर आप 1 को ln e लिखेंगे तो आपका आंसर x की पावर ln2 प्लस ln e डिवाइडेड बाय ln2 प्लस ln e करके भी आ जाएगा, जिसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इक्वल टू log mn। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू x की पावर में ln2e डिवाइडेड बाय अगेन ln2e प्लस c बन जाएगी। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर ln x। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट बात पे चलते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। क्या ये भी आपके लविंग इंटीग्रेंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम सब लिख सकते हैं x की पावर -2। ठीक है, x की पावर -2 ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करने के लिए डायरेक्ट लविंग इंटीग्रेंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x की पावर में जो कॉन्स्टेंट है दैट इज -2 प्लस 1। -2 है तो -2 में 1 प्लस करेंगे ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -1 बाई एक्स प्लस c। बच्चों ये कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस हैं जो हमें याद भी रखने हैं। तो ये उस कैटेगरी में फर्स्ट इंटीग्रेशन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन आप लोग याद रखेंगे कि -1 बाई एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, मैं इनकी भी एक अभी लिस्ट बना के आपके सामने एक्सप्रेस कर दूंगा। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल इस स्लाइड का x की पावर -1/3। बच्चों ये तो डायरेक्टली आपको एक्सप्रेस करके दे रखा है x की पावर n की फॉर्मेट में, और जो भी x की पावर n की फॉर्मेट का इंटीग्रेंड होता है, यहाँ पे n का वैल्यू आप सबको दिखाई दे रहा है माइनस का 1/3 है। उसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले x लिखेंगे, फिर पावर में 1 ऐड करेंगे, और वही पावर प्लस 1 आप डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे, और यही होगा आपका x की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, -1/3 में 1 को ऐड करोगे तो ऊपर भी पावर 2/3 बनी और नीचे भी जो नंबर है वो 2/3 बना। ओके, जिसकी वजह से आपका आंसर आएगा 3/2 x टू द पावर 2/3 प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1/3। चलिए भाई, तो नेक्स्ट बात पे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x। तो यार रूट x को भी हम अपने लविंग इंटीग्रेंड की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? क्या ये भी कुछ x की पावर n का फॉर्मेट होता है क्या? आंसर इज यस। रूट x को भी हम x की पावर n के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज x पावर हाफ dx। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 1/2 आ गया है। n का वैल्यू 1/2 आने की वजह से इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। ओके, तो जिसकी वजह से आपका आंसर आएगा x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ठीक है जी, और ये भी इंटीग्रेशन हम याद रखेंगे, ये भी हमारे लविंग इंटीग्रेंट्स की लिस्ट में हम लोग शामिल करेंगे कि रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c होता है। ओके, इसकी एक लिस्ट अगली ही स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो यहाँ के एग्जाम्पल्स में हमें याद रखने हैं उन एग्जाम्पल्स की। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1 अपॉन रूट x के इंटीग्रेशन की। तो यार 1 अपॉन रूट x को भी आप x की पावर n में कन्वर्ट करिए। रूट x को अगर x की पावर हाफ लिख सकते थे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 1 अपॉन रूट x को x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, और x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। और यहाँ पर x की पावर -1/2 प्लस 1 जो नंबर है वो x की पावर हाफ बन जाएगा, और नीचे भी हाफ बन जाएगा, प्लस में c आप सबके सामने है ही। तो बच्चों x की पावर हाफ तो दोबारा से रूट x हो गया, और नीचे वाला जो हाफ है उसका 2 ऊपर आ जाएगा। सो आंसर विल बी 2 टाइम्स रूट x प्लस c। ये इंटीग्रेशन भी हम लोग स्टैंडर्ड तौर पे याद रखेंगे। 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x प्लस c। तो यार सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इन एग्जाम्पल्स में से कौन से ऐसे इंटीग्रेशन थे जो हमारे लिए आगे ज़रूरी होंगे, जिनको हम डायरेक्ट रूप से याद करके भी चलेंगे। तो बच्चों ये आपके लविंग इंटीग्रेंट्स की लिस्ट में ही शामिल हो जाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी हमने प्रूव किया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x।
ठीक है, आप यहाँ पे प्लस सी भी लिख सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 और 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। तो अभी आपके जो एग्जांपल्स आपने अटेम्प्ट किए उनमें इन 3 एग्जांपल्स को लविंग इंटीग्रेंट्स की तरह से ही हम सबको याद रखना है। सो बच्चों, इस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और हमारा सिर्फ एक लविंग इंटीग्रेंट एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन जो कि x पावर n+1/n+1 प्लस c के इक्वल था, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में हमारे ऐसे एग्जांपल्स भी थे जो हमें याद रखने हैं, जो अदर क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसको हमने स्टडी किया। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x प्लस सी होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x पावर 3/2 प्लस सी होता है और 1/√x का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो अभी इसके जैसे बहुत सारे लविंग इंटीग्रेंट्स हैं जो हमें याद करने हैं, पढ़ने हैं और बहुत सारे रूल्स हैं इंटीग्रेशन के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में या लेंदी क्वेश्चंस में या बड़े बड़े फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने में हमारी सहायता करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ रूल्स और नए नए लविंग इंटीग्रेंट्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। बाय बाय ऑल ऑफ यू।